आज बायोलॉजी जीवों में विविधता का चैप्टर है और इस चैप्टर में आपका पॉलीफेरा संघ के बारे में बताया जा रहा है। पृथ्वी पर अवस्थित जितने भी जीव जंतु थे उन सभी जीव जंतुओं को 5 वर्गों में बांटा गया था, 5 जगत में बांटा गया था। मोनेरा जगत, प्रोटिस्टा जगत, फंजाई जगत, प्लांटी जगत, एनिमिलिया जगत। तो ये आपका 5 जगत है और इस एनिमिलिया जगत को आगे भी बांटा गया था, वर्गीकरण किया गया है ना। एनिमिलिया जगत के अंतर्गत आने वाले जीव जंतुओं को अलग अलग संघ में, उप संघ में और आपका वर्ग में क्लास में बांटा गया। वो सारा आपका क्लास जो है वो सबका क्लास आपका पिछले कक्षा में, पिछले क्लास में दिखाया गया है। आज शुरू कौन सा हो रहा है? पॉलीफेरा संघ। पिछले वीडियो में देख सकते हैं जाकर के पॉलीफेरा संघ क्या है ना। और भी क्या संघ है कि सिर्फ पॉलीफेरा ही है? तो और भी संघ है, वो सारे आपका पिछले वीडियो में दिखाया गया है, देख सकते हैं। ज्यादा विस्तार से चर्चा नहीं करेंगे, पॉलीफेरा संघ का चर्चा आज होगा। चलिए देखते हैं पॉलीफेरा संघ। पॉलीफेरा संघ जो है एनिमिलिया जगत का एक संघ है, जिसमें पहला प्रश्न आपको दिख रहा है पॉलीफेरा संघ से। इस संघ के जंतु बहुकोषीय होते हैं। पॉलीफेरा संघ के जो भी जंतु होते हैं उन जंतुओं का नाम अगर देखना है तो पॉलीफेरा संघ के जंतु जो है यहाँ पर लिखा हुआ है 16 नंबर में। पॉलीफेरा संघ के जंतु है तो साइकन है, हाइलोनेमा है, यूपलेकटेला है, स्पॉन्जिया है, स्पंजिला है। साइकन, हाइलोनेमा, यूपलेकटेला, स्पॉन्जिया और आपका स्पंजिला, ये आपका पॉलीफेरा संघ के जंतु है। जिसमें स्पंजिला जो है वो मृदु जल में रहता है। स्पंजिला वैसा जंतु है जो आपका मीठा पानी में पाया जाता है। और बाकी जो जंतु आपका दिख रहा है साइकन, हाइलोनेमा, स्पॉन्जिया, ये सारे आपका है ना समुद्री जल में यानी खारा पानी में रहता है। अब बातें करते हैं यहाँ पे। पहला प्रश्न जो कह रहा था, ये तो आपका जंतु देख लेंगे पॉलीफेरा संघ के जंतु है कौन, रहता कहाँ है? तो आपका समुद्री जल में रहता है और एकमात्र जो है आपका स्पंजिला में मृदु जल में रहता है। तो देखते हैं कि इस संघ के जंतु बहुकोषीय होते हैं। बताइए इस संघ के अधिकांश जंतु कहाँ रहते हैं? तो समुद्र में अधिकांश जंतु रहते हैं। आपका एग्जाम्पल में दिख रहा है 1, 2, 3, 4 को आपका समुद्र में दिख रहा है, एक आपका मृदु जल मीठा पानी में दिख रहा है। क्योंकि समुद्र का जल मीठा तो होता नहीं है ना। हम लोग जो पानी यूज करते हैं वो आपका मीठा पानी मृदु जल होता है ना। तो आप देखते हैं कि समुद्र में तो अधिकांश जंतु रहते हैं, लेकिन इस संघ के जंतु जो है वो बहुकोषीय होते हैं। कैसे होते हैं? बहुकोषीय। बहुकोषीय का मतलब होता है कि इस संघ के जंतुओं का जो शरीर है एक से अधिक कोशिकाओं का बना होता है। एक से अधिक कोशिकाओं का। हम लोगों का शरीर भी क्या है? बहुकोषीय है, एक से अधिक कोशिकाएं हैं। पिछले वीडियो में बताया गया है कि किसी भी जंतु के शरीर में कोशिका की संख्या अगर निकालना है, बहुकोषीय जंतु के शरीर में कोशिका की संख्या निकालना है तो पिछले वीडियो में बताया गया फॉर्मूला है ना, भाजन गुने 10 के पावर 15। देख सकते हैं पिछले वीडियो को। चलिए आगे हम दिखाते हैं। अगला प्रश्न है 2 नंबर। पॉलीफेरा संघ के जंतु को सामान्यतः क्या कहते हैं? इस संघ के जंतु सामान्यतः स्पंज कहलाता है। पॉलीफेरा संघ के जंतु सामान्यतः स्पंज के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? स्पंज के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न आता है 3 नंबर। किस संघ के जंतु स्थानबद्ध होते हैं? यानी किस संघ के जो जंतु है वो स्थानबद्ध होते हैं? तो पॉलीफेरा संघ के जितने भी जंतु है वो स्थानबद्ध होते हैं। इसका मतलब हुआ स्थानबद्ध कहने का मतलब हुआ इस संघ के जंतु जो है वो किसी न किसी आधार से, किसी न किसी दूसरे आपका पदार्थों से, वस्तुओं से चिपका हुआ होता है ना। किसी दूसरे, जैसे समुद्र है, समुद्र में कोई चट्टान है, मानते हैं आपका चट्टान है, ये आपका चट्टान है। यहाँ पे एक चट्टान है, उस चट्टान में क्या होगा? चिपक जाएगा। क्या हो जाएगा? चिपक जाएगा। और चिपक करके ही रहेगा। कहाँ रहेगा? चिपक करके रहेगा। इसीलिए इसका स्थानबद्ध कहा गया। क्या कहा गया?
कोई भी जंतु है वो अगर किसी एक ही स्थान पर आता है चिपक करके, वो स्थान चेंज नहीं करता है तो क्या कहलाएगा? स्थानबद्ध। क्या कहलाएगा? स्थानबद्ध कहलाएगा। तो पॉलीफेरा संघ के जो जंतु हैं वो आपका स्थानबद्ध होते हैं, किसी न किसी दूसरे आधार से क्या होता है? चिपक करके रहता है। इसीलिए इसको क्या कहा गया है? स्थानबद्ध। क्या कहा गया है? स्थानबद्ध कहा गया है। आगे देखेंगे, चौथा प्रश्न है पॉलीफेरा संघ के जंतु का शरीर छिद्रित होता है। क्या होता है? छिद्रित होता है। बताइए इस छिद्र को क्या कहते हैं? इसका नाम है ऑस्टिया। क्या नाम है? ऑस्टिया। पॉलीफेरा संघ के जंतु जो होता है वो जंतु सारे जंतु है, इन जंतुओं का जो शरीर होगा वो शरीर पे छिद्र होगा। क्या होगा? छिद्र होगा। और छिद्रित शरीर होता है और उस छिद्र को ऑस्टिया क्या कहते हैं? ऑस्टिया का, ऑस्ट्रिया नहीं, ऑस्टिया। क्या कहते हैं? ऑस्टिया कहते हैं। हल्ला जरा कम करो। आगे प्रश्न 5 नंबर में, पॉलीफेरा संघ के जंतु के शरीर के गुहा में जल किसके द्वारा पहुंचता है? पॉलीफेरा संघ के जंतु जो होता है उसके शरीर के गुहा में जल पहुंचता है किसके द्वारा? अब समझ सकते हैं कि जब छिद्र है और पानी में रहता है तो क्या उस छिद्र में आपका जल नहीं घुसेगा? घुसेगा। किसके द्वारा घुसेगा? तो ऑस्टिया के द्वारा। उस छिद्र को ऑस्टिया ही तो कहते हैं ना। तो पानी में जब रहता है इस संघ के जंतु तो उसके शरीर में जो छिद्र है ऑस्टिया, उस छिद्र के माध्यम से जल घुस जाएगा अंदर शरीर में। छिद्र के द्वारा कहाँ घुसेगा? शरीर के गुहा में। शरीर के गुहा में। छठा प्रश्न है, इस संघ के जंतु के शरीर में पॉलीफेरा संघ के जंतु के शरीर में पाए जाने वाला बड़ा छिद्र को क्या कहते हैं? ये तो बड़ा छिद्र हो गया। इसके पहले क्या था? छोटा छिद्र था। जो आपका छोटे छोटे छिद्र था उसको ऑस्टिया कहें, लेकिन जो बड़ा छिद्र होता है उस बड़ा छिद्र को ऑस्कुलम कहते हैं। बड़ा छिद्र को क्या कहते हैं? ऑस्कुलम। छोटा छिद्र के माध्यम से पानी अंदर जाता है और बड़ा छिद्र जो ऑस्कुलम है उसके माध्यम से पानी बाहर निकल जाता है। पानी में कुछ जो आपका पदार्थ होते हैं, लाभदायक पदार्थ है ना, पोषक पदार्थ जो होता है वो पोषक पदार्थों को क्या करता है? ग्रहण कर लेता है और फिर पानी को क्या करता है? फिर ऑस्कुलम के द्वारा बड़ा छिद्र के माध्यम से बाहर निकाल देता है ना। तो ऑस्कुलम बड़ा छिद्र है और ऑस्टिया क्या? छोटा छिद्र है। ऑस्टिया के माध्यम से पानी अंदर जाता है और ऑस्कुलम के माध्यम से पानी भी बाहर निकल जाता है। आगे प्रश्न 7 नंबर, क्या इस संघ के जंतु में उत्तक होता है? तो हाँ होता है। नहीं होता है? नहीं होता है। यहाँ पर साफ लिखा हुआ है इस संघ के जंतु में उत्तक नहीं होता है। उत्तक नहीं होता है। अब उत्तक क्या है भाई? है ना, उत्तक जो है कोशिकाएं जब आपस में मिलती है एक जैसे कार्य करने वाले, एक जैसे कार्य करने वाले, एक जैसे संरचना वाले जब कोशिकाएं आपस में जुड़ती है, आपस में मिलती है, 2 या 2 से अधिक कोशिकाएं, तो उत्तक का निर्माण होता है। क्या होता है? उत्तक। मतलब 2 या 2 से अधिक कोशिकाएं एक जैसे संरचना वाले, एक जैसे कार्य करने वाले जब आपस में मिल जाते हैं तो वही आपको उत्तक कहलाता है, यानी टिश्यू कहलाता है। क्या कहलाता है? उत्तक या टिश्यू कहलाता है। तो वही आपको बताना था कि संघ के जंतु में उत्तक होता है तो उत्तक नहीं होता है, यानी टिश्यू नहीं होता। उत्तक का मतलब क्या होगा? टिश्यू, यानी टिश्यू नहीं होता है ना। अब क्यों नहीं होता है? क्योंकि शारीरिक संरचना जो है ना, पॉलीफेरा संघ के जंतु का शरीर का जो शारीरिक रचना है अत्यंत सरल होता है। सही देखने जगह होता है, अत्यंत सरल होता है। पॉलीफेरा संघ के जंतु के शरीर का शारीरिक रचना काफी सरल होता है, काफी सरल होता है। और सरल होने की वजह से ही आपका उत्तक नहीं पाया जाता है ना। आपका सरल कोशिकाओं का बना होता है। हालांकि बहुकोशिकीय जंतु है लेकिन कोशिका क्या होता है? सरल होता है। क्या होता है? सरल होता है। इसीलिए आपका उत्तक नहीं पाया जाता। उत्तक नहीं पाया जाता। अगला प्रश्न 8 नंबर, पॉलीफेरा संघ के जंतु के शरीर किससे ढका होता है? तो कठोर बाह्य कंकाल से। पॉलीफेरा संघ का जंतु जो होता है उसके शरीर जो है वो बाहरी कंकाल से ढका होता है और बाहरी कंकाल हार्ड होता है। कैसा होता है? हार्ड मतलब कठोर होता है और लोहा या पत्थर के जैसा कठोर होता है। लोहा या पत्थर के जैसा कठोर होता है। और कौन? बाह्य कंकाल।
हाँ, और इसी बाह्य कंकाल से पॉलीफेरा संघ के जंतु का शरीर ढका होता है। कंकाल का मतलब हड्डी होता है। कंकाल का मतलब क्या होता है? हड्डी होता है। हड्डी दो तरह के होते हैं, एक आपका कठोर होता है, एक मुलायम होता है। कठोर कंकाल को अस्थि कहते हैं और मुलायम कंकाल को उपास्थि कहते हैं। क्या कहते हैं? हम लोग के शरीर में भी आपका कठोर कंकाल भी है और मुलायम कंकाल भी है। कठोर हड्डी जो है वो अस्थि कहलाता है और जो मुलायम हड्डी है वो उपास्थि कहलाता है। तो कान की हड्डी जो है वो उपास्थि है, मुलायम है ना। कान की हड्डी क्या है? उपास्थि है। बाकी देख लो, हाथ में जो हड्डी है, पैर में हड्डी है, आपका छाती में हड्डी है, सारे क्या है? अस्थि है। क्या है? अस्थि है ना। कोई कठोर है, क्या है? कठोर है। चलिए, तो उसी प्रकार से यहाँ पे कठोर बाह्य कंकाल पाया जाता है किसमें? जंतु के शरीर में। हाँ, जो ढका होता है पॉलीफेरा संघ के जंतु का शरीर किससे ढका होता है? कठोर बाह्य कंकाल से। 9 नंबर प्रश्न है। 9 नंबर प्रश्न है, पॉलीफेरा संघ के जंतु के कंकाल में, पॉलीफेरा संघ के जंतु के कंकाल में उपस्थित कांटे के जैसा संरचना को क्या कहते हैं? पॉलीफेरा संघ के जंतु जो है उसके कंकाल, जो बाहर कंकाल बता रहे हैं, हार्ड वाला कंकाल जो है बाहर में जो होता है, शरीर के बाहर जिससे ढका होता है। देख लो, मछली के ऊपर चोइया होता है, जिसको बोलते हैं क्या? सल्क। क्या कहते हैं? सल्क कहते हैं। तो उसी के जैसा, सल्क के जैसा ही आपका कठोर वाला बाह्य कंकाल ढका होता है ना। और इस कंकाल में ऊपर में जो होता है कांटा के जैसा, कैसा होता है? कांटा के जैसा आपका संरचना होता है, कांटे वाला होता है। कैसा होता है? कांटा वाला होता है। और उस कांटा वाला संरचना को कहते हैं आस्पिकुलस। क्या कहते हैं? आस्पिकुलस। क्या कहते हैं? आस्पिकुलस कहते हैं। क्या कहते हैं? आस्पिकुलस। अगला प्रश्न 10 नंबर, आस्पिकुलस किस पदार्थ का बना होता है? जो आस्पिकुलस पाया जाता है पॉलीफेरा संघ के जंतु के शरीर के ऊपर, जो बाह्य कंकाल है, बाह्य कंकाल जो आपका है ना, उसके ऊपर जो संरचना होता है कांटा के जैसा, आस्पिकुलस कहलाता है ना। तो आस्पिकुलस किस पदार्थ का बना होता है? तो कैल्शियम कार्बोनेट का। कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है या सिलिका का बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट या सिलिका का बना होता है। कैल्शियम का सूत्र है CaCO3। CaCO3 एक कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र है। क्या है? सूत्र है। इसी कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है आस्पिकुलस का, है ना। क्या बना होता है? आस्पिकुलस। और आस्पिकुलस है क्या? तो पॉलीफेरा संघ के शरीर के ऊपर जो आपका बाह्य कंकाल होता है, और बाह्य कंकाल में जो संरचनाएं पाई जाती है कांटा के जैसा, वो कांटे वाला संरचना आस्पिकुलस कहलाता है। और आस्पिकुलस कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है या सिलिका का बना होता है। अब बातें करें कि कैल्शियम कार्बोनेट कैसे देखने को मिलेगा हम लोगों को, ना। तो आप लोग अंडा देखे होंगे। क्या देखे? अंडा। अंडा के ऊपर का छिलकोइया जिसको हम लोग फेंक देते हैं, खाते नहीं है, वो छिलकोइया कैल्शियम कार्बोनेट का होता है। किसका होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का। तो कैल्शियम कार्बोनेट प्राप्त करना है तो अंडा का छिलका मतलब बना के नहीं, ऊपर वाला जो छिलकोइया है, क्या है? छिलकोइया। हमें को बोलता है कि छिलका बनाता है अंडा का, वो वाला छिलका नहीं, जो ऊपर का जो छिलकोइया होता है उसकी बात कर रहे हैं, जो ऊपर का लेयर। हाँ, अंडा को बॉईल करने के बाद जो ऊपर से निकलता है, जिसको छील देते हैं, वही आपका छिलकोइया है, जिसको कैल्शियम कार्बोनेट। क्या होता है उसमें? कैल्शियम कार्बोनेट उसमें होता है। तो इसी कैल्शियम कार्बोनेट का आस्पिकुलस बना होता है। 11 नंबर प्रश्न है, पॉलीफेरा संघ के जंतु किस विधि से जन्म करते हैं? तो पॉलीफेरा संघ के जो जंतु है वो मुकुलन विधि से जन्म करता है या जेम्यूल विधि। क्या कहते हैं? जेम्यूल। मुकुलन विधि को बटिंग भी कहते हैं। मुकुलन को क्या कहते हैं? बटिंग भी बोला जाता है इसको, बटिंग। हाँ, तो मुकुलन विधि का हो या बटिंग विधि का हो, बटिंग प्रोसेस के माध्यम से या मुकुलन, है ना, प्रोसेस के माध्यम से क्या होता है? जनन करता है। क्या कहता है? जनन। या जेम्यूल भी इसको कहते हैं। क्या कहते हैं? जेम्यूल प्रोसेस से निकलता है वो अलैंगिक जनन है। कौन सा जनन है? अलैंगिक। अब कहिएगा जनन क्या है ना। तो जीव जंतु जो धरती पर उपस्थित हैं वो जीव जंतु है जो अपने ही जैसे संतान को पैदा करते हैं, जन्म देते हैं, और जन्म देने से पहले की जो घटनाएं होती है, जो क्रिया होता है, कोई भी जीव जंतु धरती पर जो उपस्थित है वो अपने जैसे संतान पैदा करने के लिए, जन्म देने के लिए जो प्रोसेस करता है, वही प्रोसेस क्या कहलाता है? जन्म। क्या कहलाता है? जनन कहलाता है। और जनन जो होता है वो 2 प्रकार का होता है, रिप्रोडक्शन। एक लैंगिक जनन होता है और दूसरा अलैंगिक जनन होता है। तो यहाँ पे लैंगिक जनन नहीं हो रहा है, अलैंगिक जनन। कौन सा जनन हो रहा है? हालांकि पॉलीफेरा संघ के कुछ जंतु जो है वो लैंगिक जनन भी करता है।
अब बताइएगा कि लैंगिक जनन क्या है और लैंगिक जनन क्या है, दोनों में अंतर क्या है। तो लैंगिक जनन होता है कि नर और मादा दोनों के सहयोग से, नर और मादा मेल और फीमेल, स्त्री और पुरुष दोनों के सहयोग से जो आपका जन्म की क्रिया होती है, जो जनन होता है वो आपका लैंगिक जनन कहलाता है। और अगर नर या मादा अकेले अकेले अगर जनन कर लेता है बिना नर के सहायता से अगर मादा जनन कर लेता है तो विधि क्या कहलाएगा, अलैंगिक। क्या कहलाएगा, अलैंगिक। मतलब अकेले अकेले करेगा तो अलैंगिक जनन होगा, और आपका दोनों मिल के करेगा नर और मादा, स्त्री और पुरुष, तो कहलाएगा लैंगिक जनन। तो यहाँ पे लैंगिक और अलैंगिक दोनों जनन होगा। अलैंगिक जनन में आपका मुकुलन जो है, क्या है मुकुलन। अलैंगिक जनन का और भी विधियां हैं, मुकुलन विधि से करता है। हाँ अकेले अकेले क्या, हाँ इंग्लिश में, हाँ रिप्रोडक्शन, जनन को इंग्लिश में रिप्रोडक्शन कहते हैं। एक सेक्सुअल आपका रिप्रोडक्शन होता है, एक अनसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। सेक्सुअल मतलब लैंगिक जनन हो गया और अनसेक्सुअल का मतलब अलैंगिक जनन हुआ। इंग्लिश में बातें है ना। चलिए आगे हम देखते हैं। तो ये मुकुलन विधि से हल्ला निकल गई, मुकुलन विधि से जनन करता है पॉलीफेरा संघ के जंतु। अब मुकुलन विधि है क्या, हाँ तो होता क्या है कि जैसे आपका एक लेते हैं जंतु, क्या लेते हैं, पॉलीफेरा संघ का एक जंतु का चित्र लेते हैं, कोई एक जंतु ले लेते हैं, है ना। मान लेते हैं कि ले लिए हाइलोनेमा, क्या लेते हैं, हाइलोनेमा। ऐसे बना देते हैं, कुछ चित्र बना देते हैं। मान लेते हैं हाइलोनेमा है, क्या है, हाइलोनेमा जंतु है। ये हाइलोनेमा जंतु है। हाइलोनेमा जंतु ये क्या करेगा, मान लेते हैं कि मुकुलन विधि से जनन कर रहा है, मुकुलन विधि से एक संतान पैदा कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में क्या करेगा है कि इसका जो शरीर है वो शरीर के ऊपर एक मुकुल फूटेगा। क्या फूटेगा, मुकुल फूटेगा ऐसे, यानी जिसको बोलते हैं कोढ़ी फूट गया। क्या फूट गया, कोढ़ी फूट गया। मतलब उस तरह का निकलेगा उसके ऊपर, शरीर के ऊपर बाढ़, क्या निकलेगा, बाढ़। मतलब जिसको बोलते हैं देहाती भाषा में कोढ़ी, क्या बोलते हैं, कोढ़ी। तो आपका क्या है, मुकुल है, क्या है, मुकुल। इसको मुकुल बोलते हैं। जो कोढ़ी फूटता है इसको क्या बोलते हैं, मुकुल या बाढ़, मुकुल या बाढ़ कहते हैं। तो बाढ़ निकल जाता है शरीर के ऊपर, और यही बाढ़ जो है ना वो क्या होता है, धीरे 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 वृद्धि और विकास करके इसके शरीर से टूट जाता है। शरीर से क्या होता है, टूट जाता है, मतलब अलग हो जाता है। और अलग होकर के एक नया संतान के रूप में, है ना, उत्पन्न हो जाता है, एक नया संतान बन जाता है। तो इस विधि को क्या कहते हैं, मुकुलन। क्या कहते हैं, मुकुलन। इस प्रकार से अगर जनन होता है ना, तो आपका क्या कहलाएगा, मुकुलन विधि। हाइड्रा में भी इसी प्रकार का जनन होता है मुकुलन विधि से। हाइड्रा वो भी एक जंतु है ना, जिसमें आपका मुकुलन विधि से जनन होता है। समझ में मुकुलन विधि कैसे जनन होता है, इस प्रकार से कोढ़ी फूट जाता है, मतलब मुकुल निकल जाता है, और मुकुल फिर धीरे धीरे विकास करके उसके शरीर से, यानी कि माता पिता के शरीर से अलग हो जाता है। अलग होकर के एक नया संतान के रूप में आ जाता है धरती पर। चलिए आगे प्रश्न आता है 12 नंबर। पॉलीफेरा संघ के जंतु होते हैं, कैसे होते हैं, द्विलिंगी होते हैं। द्विलिंगी कहने का मतलब दोनों लिंग एक ही शरीर में होगा, दोनों लिंग एक ही शरीर में। मान लेते हैं कि ये कोई शरीर है ना, किसका, हाँ ये आपका शरीर है हाइलोनेमा का। किसका है, हाइलोनेमा का शरीर है, हाइलोनेमा का शरीर है। और इसी हाइलोनेमा में नर भी यही है, मादा भी यही है। मतलब एक ही बॉडी में नर भी है और कौन है, मादा भी है। तो एक होगा द्विलिंगी, क्या होगा, द्विलिंगी होगा, है ना। हाँ ये दोनों लिंग है ना, तो इस संघ के जितने भी जंतु है पॉलीफेरा संघ के, वो सारा जंतु में दोनों लिंग है। नर वाला भी लिंग है और मादा वाला भी लिंग है, इसीलिए तो द्विलिंगी कहला रहा है। क्या कहला रहा है, द्विलिंगी, है ना। पौधा क्या अगर बातें करें, पपीता देखो तुम लोग, बोलते हो कि एगो फुला गया है पपीता, नहीं फरेगा, एगो फरेगा। तो इसका मतलब द्विलिंगी नहीं है, एक लिंगी है। नर अलग और मादा अलग है ना। सरसों का फूल देखे हो, वो आपका द्विलिंगी है। क्या है, द्विलिंगी। सरसों का पौधा क्या है, द्विलिंग है। नर भी उसी में, मादा भी है ना। तो उसी प्रकार से इसमें है, अगर दोनों लिंग एक ही जंतु में होता है तो क्या कहलाएगा, द्विलिंगी। क्या कहलाएगा, द्विलिंगी। और दोनों लिंग अगर अलग अलग जंतु के शरीर में होता है, अलग अलग शरीर में होता है ना, तो क्या कहलाएगा, एक लिंगी। क्या कहलाएगा, हम लोग क्या है, एक लिंगी की द्विलिंगी, हम लोग एक लिंगी है। हमारा बॉडी एक अलग है
जो आपका नर वाला जनन अंग है, और मादा का एक बॉडी अलग है जिसमें मादा का जनन अंग है। तो हम लोग क्या है, एक लिंग क्या है, अगर एक ही बॉडी में दोनों लिंग होता, नर वाला भी और मादा वाला भी, क्या रहता, द्विलिंग। समझ में आ रहा है? चलिए आगे प्रश्न आता 13 नंबर, पॉलीफेरस अंग के जंतु में पुनरुद्भावन की क्षमता होती है? तो हाँ होती है। पॉलीफेरस अंग के जितने भी जंतु होता है उसमें पुनरुद्भावन की क्षमता होती है। कौन सी क्षमता होती है? पुनरुद्भावन की क्षमता होती है। अब इसका मतलब हुआ, पुनरुद्भावन का मतलब होता है, और देखिए आगे लिखा हुआ भी है कि जंतु के शरीर के नष्ट हुए भाग को पुनः निर्माण करने की क्षमता को पुनरुद्भावन कहते हैं। क्या कहते हैं? मान लेते हैं कोई जंतु है ना, वो जंतु के शरीर का कोई भी अंग अगर है, वो आपका कोई भी भाग है वो कट गया, क्या हो गया, कट गया, और कट करके अलग हो गया है, तो फिर से वो भाग अगर विकसित हो जाता है, फिर से वो वाला भाग जो कटा था वो फिर से बन जाता है, तो ये क्षमता क्या कहलाएगा? पुनरुद्भावन। क्या कहलाएगा? पुनरुद्भावन। आप लोगों के घरों में आप देखे होंगे, अपने घरों में है ना, छिपकली क्या देखे होंगे, दीवार पे चलता रहता होगा, देखो दो चार घर में मिलता होगा या बाहर में देखने को मिलता होगा। तो छिपकली को हम देखे, छिपकली में भी पुनरुद्भावन की क्षमता होती है। उसमें आप देखिएगा कभी कभी देखते देखते उसका पूंछ कट के अलग हो जाता है, देखे ऐसा? तो उसमें पुनरुद्भावन की क्षमता होती है, इसीलिए कट करके अलग हो जाता है, और अलग होने के बाद फिर से वो पूंछ बन जाता है। तो किस कारण बन जाता है? पुनरुद्भावन की क्षमता होने के कारण। अगर पुनरुद्भावन की क्षमता नहीं होता तो छिपकली का काटा हुआ पूंछ दोबारा से पूंछ नहीं निर्माण होता है, दोबारा से पूंछ निर्मित नहीं होता है। छिपकली ने किया, ठीक है चलो। तो पुनरुद्भावन की क्षमता समझ में आ रहा है? ध्यान दो यहाँ। तो इस अंग के जंतु जो है पॉलीफेरस अंग के जंतु, इसमें पुनरुद्भावन की क्षमता होती है, पुनरुद्भावन की क्षमता होती है। छिपकली को नहीं देखा होगा? सब देखा होगा। जो नहीं देखा होगा दिखा देंगे हम, चलो देख लिया। चलो आगे देखो 15 नंबर प्रश्न है, इस संघ के जंतु, ध्यान दो, इस संघ के जंतु लैंगिक जनन किसके संयोग से करते हैं? अभी तो बताएं कि लैंगिक जनन भी करता है, अब लैंगिक जनन भी करता है इस संघ के जंतु। तो लैंगिक जनन किसके सहयोग से करता है? तो शुक्राणु और अंडाणु के संयोग से लैंगिक जनन भी करता है। नर के शरीर में शुक्राणु बनेगा और मादा के शरीर में अंडाणु बनेगा, और मादा के जनन अंग में अंडाणु बनेगा और नर के जनन अंग में क्या बनेगा? शुक्राणु। अगर मानव की बातें करें तो मानव के जो आपका नर है, वो मानव में नर का जो जनन अंग है जिसको बोलते हैं टेस्टिस, क्या कहते हैं? टेस्टिस कहते हैं। टेस्टिस में आपका शुक्राणु का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? शुक्राणु का निर्माण होता है। और आपका मादा के अगर मानव मादा की बात करें तो उसमें आपका जो आपका अंडाशय होता है, अंडाशय का अंडाणु बनता है। अंडाशय में क्या बनता है? अंडाणु। चलिए आगे मानव पढ़ाएंगे, दिखाएंगे आगे सब कुछ। इसमें देख लेते हैं आगे 16 नंबर प्रश्न है, ये तो बता ही दी कौन कौन है। तो साइकन है, हाइलोनेमा है, यूपल एक कटेला है, यूपलेट कटेला है, स्पोंजिया है, अस्पंजिला है ना। तो एकमात्र जंतु कौन है पॉलीफेरस अंग का? तो अस्पंजिला, जो आपका मृदु जल में पाया जाता है, और बाकी सारा है ना कठोर जल में, खारा जल में पाया जाता है, यानी समुद्री पानी में पाया जाता है, जो नमकीन पानी होता है। कैसा होता है? अब कहेगा नमकीन पानी और मीठा पानी में क्या अंतर है सर? तो नमकीन पानी जो है पहचान करने का आसान तरीका, नमकीन पानी को पीजिएगा तो ऐसे ही पहचान जाएगा, पिलाएगा नहीं, है ना। अगर माथा धोते हैं, बाल अगर साफ करते हैं नमकीन पानी से, है ना, साबुन लगाते हैं तो पूरे बाल चटे चटे हो जाएगा, साफ नहीं होगा जब तक शैम्पू में नहीं ठोकेंगे, है ना। शैम्पू लगाना पड़ेगा, है ना। और अगर मीठा पानी है तो मीठा पानी में शैम्पू लगाओ या साबुन लगाओ, कुछों से धो लोगे तो साफ हो जाएगा, माटियों से साफ हो जाता है, काला माटी से, काला मिट्टी से बाल धोते हो ना तो उससे बाल साफ हो जाता है, नहीं हो तो धो लेना काला, इतना बड़ा बढ़िया साफ होता है ना, फ्रेश, है ना। लेकिन कठोर पानी में चाहोगे कि हम साबुन से या काला मिट्टी से, है ना, साफ कर ले बाल, तो साफ नहीं होगा, उसके लिए शैम्पू का इस्तेमाल करना पड़ता है। अब कठोर पानी या खारा पानी को अगर कठोरापन दूर करना है उसको गर्म कर दो, क्या करो? खौला दो, तो उसका कठोरापन क्या होगा? दूर हो जाएगा, जितना नमक होगा सब पानी में जम जाएगा, है ना, पानी क्या हो जाएगा? उसका कठोरापन
खत्म हो जाएगा। समझ में आया बात? चलिए इस तरह से आप लोग देख लें, इसको याद कर लेंगे। अगला क्लास में फिर हम पूछेंगे। और जो वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को देख करके अपना कॉपी में नोट कर ले, वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले ले, है ना। और वीडियो को पूरा देखे, लाइक करें, शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा, है ना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करके सब्सक्राइब करवाएं। और जो देखने वाले दोस्तों को